फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले अबाउट द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है नॉट ओनली फॉर द सेल बट ऑल्सो फॉर द एस्पिरेंट जो नेट, सेट, गेट, डीबीटी, नीट, फाउंडेशन जैसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद द कंप्लीट वीडियो। सो इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हमें बेसिकली किसके बारे में बात करना है? अबाउट द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेल मेम्ब्रेन ये एसेंशियल है फॉर द लाइफ। व्हाई? बिकॉज इट इज अ बाउंड्री, इट इज अ बैरियर बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द सेलुलर कंपोनेंट। जैसे अगर आप कोई दीवार कहोगे, ठीक है, कोई रूम कहोगे, तो वो रूम कब बनेगी? जब उसमें दीवार लगी हो। ओपन स्पेस को हम रूम नहीं कहते, राइट? अब मान लो कि एक बड़ा सारा हॉल है और उस हॉल में बीच में दीवार खींची गई, तो ये बीच में दीवार खींचने की वजह से ये दो रूम बन गए। एक्चुअली सेल का मतलब रूम ही होता है, प्लेस ही होता है, जगह ही होता है, ठीक है। सो लैटिन में इसे सेल कहा जाता है, रूम को सेल कहा जाता है। दैट इज वाई रॉबर्ट हुक इन्होंने सेल ये टर्म दिया है। ओके, सो ना सेल को या सेलुलर कंटेंट को इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम किया जाता है वाया सेल मेम्ब्रेन। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि सेल मेम्ब्रेन इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी सेल, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल और अ यूकैरियोटिक सेल, इट डजंट मैटर। एवरी टाइप ऑफ सेल, इफ इट इज अ सेल इट विल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के जैसा नहीं है कि भाई एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, उसका नेचर अलग होता है। वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट सेल मेम्ब्रेन हमेशा होती है। नाउ सेल मेम्ब्रेन करती क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, ये हर चीज को आने जाने नहीं देती। जैसे कि दीवार के बीच में डोर होता है एंड दैट डोर फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ सर्टेन पर्सन, सर्टेन पीपल। हर किसी के लिए दरवाजा खुला नहीं होता, राइट? एयर आ सकती है थ्रू द विंडोज, थ्रू द स्मॉल चेम्बर्स, राइट? सो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है, इवेंचुअली कुछ सब्सटेंसेस को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद में ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है ये सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द वर्ल्ड। उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती है, पानी होता है, टिश्यूज के इर्द गिर्द फ्लूइड होता है, बहुत सारी चीज़ें, चाहे यूनिसेलुलर सेल हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा ही। अगर एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं हो तो सबका सब अंदर आएगा या सबका सब बाहर चला जाएगा। एंड इन बोथ द केसेस सेल अपनी इंटीग्रिटी, अपना इसेंशियल फंक्शन जो है वो लॉस कर देगा। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल के पास प्रेजेंट है, और इसी वजह से ये एग्जामिनर का भी फेवरेट पॉइंट होता है, ठीक है। तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल कि सेल मेम्ब्रेन बनती किससे है। इंटरेस्टिंगली सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। किससे बनी हुई है? वो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। नाउ दिस लिपिड बाइलेयर जो है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसके पास हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल ना। इसे बाइलेयर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ इस इमेज में आप देखिए ऊपर से भी प्रेजेंट है, नीचे से भी प्रेजेंट है। सो टेल जो है वो नियर बाय होती है लाइक दिस, और हेड जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रेजेंट होता है। लाइक दिस इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल, दिस इज इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पास भी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोफोबिक हेड प्रेजेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट के पास भी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट है। एंड इन बिटवीन क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, याद रखना मैंने गलत बोल दिया, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। नाउ हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? फिलिक का मतलब होता है लविंग, वाटर लविंग। हाइड्रो मतलब वाटर, सो दिस इज द वाटर लविंग हेड, इसलिए ब्लू कलर से भी बताया गया इट इज अ वाटर लविंग हेड एंड दिस इज वाटर हेटिंग टेल। तो ये पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं आती क्योंकि इट इज अ नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर होती है, ये पोलर होती है, ओके। और इस वजह से क्या होता है? इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल बाहर और अंदर से तो हो रहा है, बट इन बिटवीन द मेम्ब्रेन वो रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर ना आ जाए, जितना चाहिए उतना ही आए, ओके। सो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज अ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड दिस लिपिड बाइलेयर इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा होता है? लिपिड बाइलेयर ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर
आप लोगों को दिखेगा कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, और इन बिटवीन आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे इन बिटवीन? प्रोटीन्स। तो देखो हियर इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन है। लुक आई एम जूमिंग इट आउट, सो दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसका काम क्या है? इसका काम होता है पैसेज देना, चैनल बनाना। क्या काम होता है इसका? चैनल बनाना, मतलब ये एंट्री के लिए हेल्प करता है। ये सर्टेन कंपोनेंट, इट इज लाइक अ गेट, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ना, ये एक्सटर्नल सरफेस पर प्रोटीन है, और ये इंटरनल सरफेस पर प्रोटीन है, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो अंदर इम्बिडेडेड है, ठीक है। मतलब बाहरी सरफेस पर है, अंदर के सरफेस पर भी है, और इम्बिडेडेड भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, लिपिड बायलेयर की वजह से ये कैसी है? फ्लेक्सिबल है। नाउ व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल? ताकि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, मतलब सेल का जो अंदर जो काम चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसके लिए स्पेस मिल सके। अगर ये रिजिड रहेगा तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने की वजह से स्ट्रेन आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे ये वाला सेगमेंट जो बता रहे हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एरिया है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का एरिया। और यहाँ पे देखो इंटीग्रल ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है, सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके बाद में फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं ये वाले सेगमेंट में कि क्या है। देखो सेम ही है, ग्लाइकोप्रोटीन इम्बिडेड बताया गया है। बायलेयर कंपोजिशन में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फोलिपिड कैसे बने हुए हैं? हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल से बने हुए हैं। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। सो फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन क्या है? तो लेट्स गो विद द फॉस्फोलिपिड हेड। जो हमने बोला कि क्या प्रेजेंट है उनके पास? लिपिड बायलेयर है। बायलेयर क्यों बोला है? क्योंकि दो लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। और किस तरह से इनका हेड कैसा होने वाला है? इनका हेड होता है फॉस्फोलिपिड से बना हुआ और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? इट अट्रैक्ट्स द वाटर। क्या करेगा वो? वाटर को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? वाटर को अट्रैक्ट करेगा। सो हेड ग्रुप कंटेन्स द फॉस्फेट ग्रुप। इसी वजह से ये पोलार है। जैसे मैंने आपको बताया ये कैसा है? पोलार है। पोलार का मतलब क्या होता है पहले ये हम जान लेते हैं। पोलार में हम एग्जांपल लेंगे वाटर का ही, क्योंकि वाटर ये पोलार सॉल्वेंट आता है। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इधर से हाइड्रोजन एटम जो है उसे अटैच होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन है। क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो शेयर करते वक्त, इलेक्ट्रॉन शेयर करते वक्त उसको थोड़ा सा अपने तरफ ले लेता है, खींच लेता है। जैसे टग ऑफ वॉर में एक पर्सन इधर से खड़ा हुआ है, एक पर्सन उधर से खड़ा हुआ है, और एक पर्सन ने थोड़ा ज्यादा अपने तरफ क्या किया हुआ है? रस्सी को खींचा हुआ है, लाइक दैट। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, जिसे हम डेल्टा निगेटिव के साइन से बताते हैं। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो इट इज नॉट अनायन एंड कैटायन, क्योंकि पार्शियल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज नहीं है। बट यहाँ पे दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें विद इन अ स्ट्रक्चर पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आने की वजह से पोल्स जनरेट हो जाते हैं, उन्हें हम पोलार मॉलिक्यूल कहते हैं। और जिनमें नॉर्मल शेयरिंग है, लेट्स से मीथेन, तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH4। तो चार कार्बन, एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन अटैच है, और ये सारे के सारे हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से देर इज नो लाइक पुलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एनी एटम, तो इक्वल शेयरिंग है, मिडिल में ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले। इस वजह से देर इज नो पोल जनरेशन, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? सो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं, क्योंकि पोल्स जनरेट हो रहे हैं। नाउ फॉस्फेट ग्रुप क्या है? फॉस्फेट ग्रुप PO3 होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। PO के इसमें ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई द फॉस्फोलिपिड हेड इज पोलर, एंड बिकॉज ऑफ इट इज अ पोलर इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्ट द हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग। और ये बहुत एसेंशियल है टू कीप दिस इन माइंड, दैट इज हेड इज अ हाइड्रोफिलिक। ओके, नाउ हेड ग्रुप कैन वैरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, कि किस तरह से फॉस्फोलिपिड है। जैसे कि कुछ फॉस्फोलिपिड में कोलिन हेड प्रेजेंट होता है, कुछ में इथेनोलामाइन हेड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेल कंप्लीटली, कि उस सेल किससे बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड रहेगा इट इज करेक्ट,
बट विच फॉस्फोलिपिड विल बी देयर, इट डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप। समझ में आ गया? और इसी वजह से उसकी चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करने की या इंटरैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो अल्टर्ड होती है। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टेल के बारे में। हेड के बारे में हमने जान लिया, अब हमें बात करनी है किसकी? अभी हमें बात करनी है टेल की। सो जो टेल होती है ना, वो क्या करती है? टेल कौन सी है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मतलब वो क्या करेगी? वो रिपेल करेगी। किसे रिपेल करेगी? वो वाटर को रिपेल करेगी। अब ऐसा हो गया कि हेड पानी को ला रहा है और टेल पानी को रिपेल कर रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टेल जो है ये फैटी एसिड से बनी हुई है। फैटी एसिड नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर फैटी एसिड अवॉइड करते हैं वाटर के साथ इंटरैक्ट करना जो पोलर है। एंड इनकी जो लेंथ है, कितनी बड़ी टेल रहेगी, ये अगेन डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंडिंग अपॉन द सेम। सैचुरेशन किस पे डिपेंड करता है? फैटी एसिड के लेंथ के ऊपर। ओके, फैटी एसिड की टेल वैरी करेगी लेंथ एंड सैचुरेशन के ऊपर। सो जैसे हेड वैरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, वैसे टेल वैरी कर रही है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द लेंथ ऑफ फैटी एसिड एंड व्हाट अमाउंट ऑफ सैचुरेशन इट इज हैविंग। मतलब सिंगल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, एंड सो ऑन। Some fatty acids are saturated, meaning they have no double or triple bond. Some maybe have unsaturated, that is maybe having one or more double or triple bonds. Generally double bonds ही present होते हैं, triple bond generally हमें नहीं दिखते, but exceptional cases हो सकते हैं। Now the fluidity जो है membrane की वो affect होती है with this tail। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई हेड पानी को ला रहा है और टेल रिपेल कर रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि ज्यादा वाटर बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ना चले जाए। ठीक है, देखो हमें पता है वाटर जो है वो पैसिवली एंटर करता है, डिफ्यूजन के थ्रू करता है। अब पानी जो है अंदर जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा तो क्या होगा? सेल स्वेलन अप हो जाएंगे और इवेंचुअली बर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या पर्टिकुलर ही प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सस्टेन कर सकती है, राइट? तो ऐसे समय पे ज्यादा पानी अंदर ना जाए, जाए पानी बस ज्यादा ना जाए, इस वजह से उन्हें फेस करना पड़ता है एक हेट वाला रीजन, हेट्रेट वाला रीजन जो है हाइड्रोफोबिक रीजन। ओके, जो किससे बना हुआ है? टेल से बना हुआ है। और टेल किससे बनी हुई है? फैटी एसिड से, जो सैचुरेटेड भी हो सकती है या फिर नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। थर्ड कंपोनेंट है ग्लिसरॉल का बैकबोन। अब फॉस्फोलिपिड जो है वो किससे बनेगी? फॉस्फोलिपिड ऑफ कोर्स बनते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से। फैटी एसिड्स तो टेल दे रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर में फॉस्फोलिपिड हेड बना दे रहा है, फैटी एसिड टेल बना दे रहा है। तो ग्लिसरॉल का काम क्या है? ग्लिसरॉल बैकबोन बनाता है। ये 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है। ये हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड को कनेक्ट करने का काम करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैकबोन। क्या कह रहे हैं हम इसे? बैकबोन कह रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन का काम करता है। द ग्लिसरॉल बैकबोन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। क्या देता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ग्लिसरॉल बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही फॉस्फोलिपिड्स जो है वो मूव हो सकते हैं और अरेंज हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। देखो जब एंडोसाइटोसिस होता है तो सेल जो है इस तरह से कोई चीज़ें इनगल्फ करती है, तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह से उस चीज़ को इनगल्फ कर रही है और बाद में ये ज्वाइन हो जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लिसरॉल बैकबोन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के मूवमेंट के लिए, चैनल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, विद इन द मेम्ब्रेन जो भी मूवमेंट हो रहा है प्रोटीन के, उन सब के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के लिए ग्लिसरॉल बैकबोन इज वेरी 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 एसेंशियल। तो 3 कंपोनेंट हमने देख लिए, कौन से? हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल एंड द ग्लिसरॉल बैकबोन। हाइड्रोफिलिक हेड varies depending upon which kind of phospholipid is present. Hydrophilic tail varies cell to cell on the depending upon what is the length and saturation level of the fatty acid in the tail. And what is the role of glycerol? Glycerol is a 3 carbon compound containing या 3 carbon atom containing alcohol which binds the hydrophobic tail with the hydrophilic head. Okay, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो है कोलेस्ट्रॉल इन अ मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये जनरली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड इट प्लेज अ वेरी 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 विटाल मतलब विटाल का मतलब होता है वेरी एसेंशियल रोल। सो इट इज विटाल लिपिड मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है वो? इंपॉर्टेंट ऐसा लिपिड मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन में मिलता है और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज रेगुलेटिंग द फ्लूइडिटी।
फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए कोलेस्टेरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एवं कोलेस्ट्रॉल को बदनाम करते हैं कि उसकी वजह से बीमारी होती है। अति तिथे माती, जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे तो बीमारी होनी है। कोलेस्टेरॉल ये वन ऑफ द इसेंशियल लिपिड है हमारे बॉडी में। इट इज़ अ विटाल लिपिड, बट ऑफ कोर्स इसका नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए। सिग्निफिकेंटली ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और ये सब्सटेंसेस को अंदर बाहर आने जाने के लिए मदद करता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हम थोड़ा सा पहले इस इमेज को समझ कर लेते हैं जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखो आपको स्ट्रक्चर दिए, ये सेरामाइड्स है, ये फ्री एसिड है, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो हियर यू कैन सी इन बिटवीन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। देखो ग्लिसरॉल के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना। ग्लिसरॉल ये क्या कर रहा है, हेड और टेल को बाइंड करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये फ्री फैटी एसिड्स है, दीज आर द फ्री फैटी एसिड्स, और इन बिटवीन कोलेस्ट्रॉल इज देयर। तो इस तरह से वो इन बिटवीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, या हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रिटी आ रही है, उसके बाद में फ्लूइडिटी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है। तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में कैसे रोल प्ले करते हैं वो देखते हैं। It helps to maintain the structural integrity of the membrane, preventing from becoming too fluid or too rigid. मतलब ना ही वो ज़्यादा उसको पल्पी बनने देता है, ना ही वो ज़्यादा उसे टफ बनने देता है, इन बिटवीन रहता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर पर। पहले तो वो सेल कौन सी है, उसका काम क्या है, ठीक है, विच काइंड ऑफ सेल इट इज, ओके, कौन सी सेल है, वो स्पर्म है, एग है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, लीवर सेल है, किडनी सेल है, कौन सी सेल है, इस पे वो डिपेंड करेगा। सेकेंड, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और उस बेसिस पे अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विल वैरी। अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल वैरी करेगा तो इस हिसाब से उसकी रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी वैरी करेगी, राइट। तो वो क्या कर रहा है, ना ही ज़्यादा फ्लूइड बना रहा है, ना ही ज़्यादा रिजिड बना रहा है। कैसे, बाय इंटरैक्टिंग विद द फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसके चलते क्या होने वाला है, फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन होगी, ना ही ज़्यादा वो फ्लूइड बनेगा, ना ही ज़्यादा वो रिजिड बनेगा। कोलेस्टेरॉल प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन में भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से वो इन बिटवीन प्रेजेंट है और होल्ड करवा रहा है। तो फॉस्फोलिपिड का देखो, दिस इज द हेड कंसिडर एंड दिस इज द टेल। तो हेड एंड टेल इससे बाइंड तो हो गया, बट दो फॉस्फोलिपिड के बीच में इंटरैक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए, कोलेस्टेरॉल, ओके। Now cholesterol can affect the fluidity of the membrane. It can affect what? It can affect the fluidity of the membrane at high temperature. जितना ज़्यादा temperature रहेगा, क्योंकि it is a lipid, at high temperature it can decrease fluidity by reducing the movement of phospholipid tail. At the low temperature it can increase the fluidity by preventing the phospholipid from packaging too tightly together. अब देखो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट लग सकता है। जनरली हम क्या कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पर लिपिड्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, करेक्ट, यस, यहाँ पे भी वही होने वाला है। हाई टेम्परेचर पर फॉस्फोलिपिड्स मेल्ट हो जाएंगे, जो लिपिड बायलेयर बना हुआ है वो मेल्ट होने लगेगा, बट मेल्ट होने की वजह से फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी ना। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फॉस्फोलिपिड के टेल को इस तरह से गैदर करके रखता है कि वो मूवमेंट कम शो करे। और जब हाई टेम्परेचर हो रहा है तब वो क्या कर रहा है, फ्लूइडिटी डिक्रीज कर रहा है ताकि वो ज़्यादा फ्लूइड ना बन जाए। और लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, अब लो टेम्परेचर पे क्या होना है, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रीज्ड आउट, मूवमेंट उनकी कम हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे फ्लूइडिटी बढ़ाएगा बाय मेकिंग द फॉस्फोलिपिड टेल मोर मूवेबल, ठीक है। मतलब जो नेचुरल फिनोमिना हो रहा है वो ना हो, टाइटली अच्छे से वो पैक्ड रहे, इस वजह से वो क्या करेगा, इस वजह से वो अपोजिट काम करेगा। हाई टेम्परेचर पर वो कॉम्पैक्टली पैक करेगा, फ्लूइडिटी डिक्रीज कर देगा। लो टेम्परेचर पर वो प्रिवेंट करेगा टाइट पैकिंग को और फ्लूइडिटी इंक्रीज कर देगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड सेगमेंट, दैट इज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है, मॉड्यूलेशन इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये इन्फ्लुएंस करता है परमेबिलिटी को, ये परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है of the membrane to small molecules such as water by filling the gaps between the phospholipid। अब देखो ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये येलो कलर वाला जो है ये कोलेस्ट्रॉल। तो अब ये जो गैप प्रेजेंट था टेल के बीच में, उस गैप पर उन्होंने खुद को फिल कर दिया, तो वॉइड्स क्लियर कर दिए, कोई जगह रखी नहीं। इस वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो गैप में से अंदर जा नहीं पाएंगे, और इस वजह से जो पैसेज है वो रेगुलेट हो रहा है। तो कितना पानी जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, ये कौन रेगुलेट कर रहा है, अलॉन्ग विद द टेल, अलॉन्ग विद द हेड, कोलेस्ट्रॉल भी ये रेगुलेट कर रहा है।
ओके, सो आई होप आपको कोलेस्ट्रॉल का रोल जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम और कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे। द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन कैन वैरी, मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ कि उसका कितना अमाउंट होना चाहिए मेम्ब्रेन में, ये वैरी करेगा सेल पर, कि सेल कैसी है, कौन सी है, क्या काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऐसे सेल जो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपोज करते हैं, such as those in cold climate, membrane of cell that are exposed to extreme temperature such as those in cold climate of host species और वगैरह, उसमें ज़्यादा रहेगा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो सर्टेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मल्टी फैक्टेड रोल करता है, ये सेलुलर फंक्शन में काम करता है, ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने में काम करता है, ये फ्लूइडिटी में काम करता है, ये परमेबिलिटी में काम करता है। इसका मतलब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रेट आर्किटेक्चर रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा रोल प्ले करता है, राइट? यू आर गेटिंग दिस? दैट इज वाई कोलेस्ट्रॉल इन द सेल मेम्ब्रेन इज एसेंशियल कंपोनेंट। नाउ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करती है? इट इज अ क्रूशियल फैक्टर, क्रूशियल प्रॉपर्टी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की, क्योंकि ये उनकी फंक्शन को प्रॉपर करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। सो इट डिग्री ऑफ मूवमेंट, अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ मूवमेंट, कितनी मूवमेंट वहाँ पे हो सकती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइडिटी। सो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कुछ फैक्टर से अफेक्ट करती है, जैसे कि लिपिड बायलेयर का कंपोजिशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितना प्रेजेंट है, टेम्परेचर क्या है, कौन से टेम्परेचर को वो क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। ओके, सो अब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फ्लूइडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है फ्लूइडिटी घटती है। तो टेम्परेचर एंड फ्लूइडिटी का डायरेक्ट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी है। हाइयर द टेम्परेचर हाइयर द फ्लूइडिटी, क्योंकि वो उतना क्या करेगा? मेल्ट होते जाएगा। लोअर द टेम्परेचर लोअर द फ्लूइडिटी, बट कोलेस्ट्रॉल इसमें क्या करेगा? मॉड्यूलेट करेगा। हाइयर टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल विल मेक द लो फ्लूइडिटी, लेस फ्लूइडिटी, लोअर टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल मेक द हाई फ्लूइडिटी। ये मॉड्यूलेट करने का काम है, जो अभी कुछ समय पहले हमने देखा, ठीक है ना। फ्लूइडिटी इसेंशियल है ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल सिग्नलिंग के लिए एंड प्रोटीन फंक्शन के लिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम कंपोनेंट देखने वाले कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ये इम्बेडेड प्रोटीन है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल के बीच में इम्बेडेड वो प्रोटीन होते हैं, जैसे केक के बीच में हम चॉकोस्टिक इंसर्ट कर देते हैं, इट इज लाइक दैट। सो दे आर इम्बेडेड इन द बाइलेयर, इंटीग्रल प्रोटीन उन्हें कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट, और वो एम्फीपैथिक होते हैं, मतलब दोनों है उनके पास, हाइड्रोफोबिक रीजन भी है, हाइड्रोफिलिक रीजन भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें उनके पास प्रेजेंट होती है, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक। नाउ दे अलाउज देम टू इंटरेक्ट विद द बोथ लिपिड टेल एंड द एक्वियस एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, इसलिए उनको हेल्प होता है। उसके बाद में डाइवर्स फंक्शन अगर हम इनका देखें तो क्या क्या काम करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। प्रोटीन जो है ये काम करते हैं, कौन से प्रोटीन? इंटीग्रल प्रोटीन। ये काम करते हैं एज अ चैनल, एज अ ट्रांसपोर्टर, एज अ रिसेप्टर्स एंड एज अ एंजाइम। एज अ चैनल ताकि वो जगह दे, डोर के जैसे आने जाने के लिए जगह दे। ट्रांसपोर्टर मतलब वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए हेल्प करे। एज अ रिसेप्टर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को वो रिसीव कर ले। एज अ एंजाइम कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए वो एज अ कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट काम करे। सो दिस इज द डाइवर्स फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन विच इज इन द व्हाट? सेल मेम्ब्रेन। नाउ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, बहुत सारे मेम्ब्रेन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उनके पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक सेगमेंट स्पैन जो है बायलेयर को उसको कवर कर देते हैं, जिसके चलते हाइड्रोफोबिक इंटीरियर जो है वहाँ पर इंटरेक्शन अलाउड हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो एक्वापोरिन ये ऐसी फैमिली है इंटीग्रल प्रोटीन की जो वाटर चैनल फॉर्मेशन करती है और वाटर के रैपिड मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये ऐसा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है जो सोडियम एंड पोटेशियम आयन के आने जाने के लिए हेल्प करती है एंड ये सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है उसे मेंटेन रखती है। इंसुलिन रिसेप्टर जो है ये रिसेप्टर प्रोटीन है जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और वो इंसुलिन को वहाँ पर रिसीव करती है। इंसुलिन इज ऑल्सो प्रोटीन, वहाँ पर उसे रिसीव करती है और उसे वो हेल्प करती है कि भाई ग्लूकोज को अंदर एंट्री दे। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन सच एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ये माइटोकॉन्ड्रिया के वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें पता चलता है कि भाई ये चैनल है, ये ट्रांसपोर्टर है, ये एंजाइम है, ये काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, रिसेप्टर का भी काम कर रहे हैं, रिसीव करने का भी काम कर रहे हैं। ओके,
उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो बाहर के दिशा में प्रेजेंट होते हैं। इट इज लोकेटेड एट द सरफेस, ओके, बाहरी दिशा पर प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप पर एसोसिएटेड होते हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मदद करते हैं। वो साइटोसोलिक और एक्स्ट्रासोलर दोनों तरफ। अब देखो इसे पेरिफेरल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे है, अदर एक्सटर्नल सरफेस या इंटरनल सरफेस, बट सरफेसेस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसे पेरिफेरल कहा जा रहा है। पेरिफेरल मतलब आउटर एरिया होता है, तो ये बाहर से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये अंदर से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर साइट या साइटोसोलिक। साइटोसोलिक का मतलब ऐसा जो साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। सो फंक्शन क्या है इनका, वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस है। ये एंजाइम के जैसे एक्ट कर सकते हैं, ये रिसेप्टर के जैसे एक्ट कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हो सकते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल अडेजन, साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, इन सारी चीजों में पेरिफेरल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, दे कैन एक्ट एज अ एंकर ऑल्सो। सेल्यूलर कंपोनेंट को बाइंड करके रखने के लिए वो एंकरिंग का भी काम कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रिन, ये एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो साइटोस्केलेटन के साथ इंटरैक्ट करके आरबीसी के सेल का शेप जो है वो मेंटेन रखता है। और कुछ एग्जांपल है जैसे कि काइनेजेस है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में काम करता है। जी प्रोटीन है जो सिग्नल रिले और रेगुलेशन में काम करता है। सो दीज ऑल आर सर्टेन अ पेरिफेरल प्रोटीन जिनका कुछ ना कुछ रोल है और इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में आते हैं अटैचमेंट। सो अटैचमेंट में ये कैसे हेल्प करता है, वाइल दे आर नॉट इम्बेडेड इन अ लिपिड बाइलेयर, वो पूरे लिपिड बाइलेयर में इम्बेडेड नहीं होते। अगर वो इम्बेडेड होते तो हम उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो एसोसिएट करते हैं या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं मेम्ब्रेन रिलेटेड प्रोसेस के साथ। मतलब ऊपर के सतह पे या इंटरनल सरफेस पर, पेरिफेरल रीजन पर जो भी काम करवाना है उसमें ये काम करते हैं, इसमें ये हेल्प करते हैं, अटैच करने में मदद करते हैं। अंडरस्टूड, समझ आ गया। तो हमने पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को अभी समझ कर ले लिया कि एग्जैक्टली उसमें चल क्या रहा है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन डोमेन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो होता है ये ऐसा स्पैन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है और ये एंकर करता है प्रोटीन को विद इन द मेम्ब्रेन और ये ब्रिज बना रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये ब्रिज बना रहा है, ये कनेक्शन दे रहा है, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक नेचर अमाइनो एसिड का होने की वजह से ये नॉन पोलर फैटी एसिड के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है ये लिगांड्स का काम करते हैं। आपने सुना होगा हार्मोन के लिए लिगांड होते हैं, लिगांड स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे हार्मोन आके लाइक ऐसे हम स्ट्रक्चर शो करते हैं कि भाई ये सरफेस के ऊपर का लिगांड है जिसके ऊपर क्या आने वाला है, हार्मोन सेट होगा। तो लिगांड्स का काम जनरली किसके थ्रू किया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के थ्रू किया जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन क्या कर रहा है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन ये कनेक्शन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए सेल के। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ये रिसेप्टर का काम करता है, ये लिगांड्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है, ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन को, इंट्रासेलुलर इवेंट्स के कैस्केड ऑफ रिएक्शन को ट्रिगर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक लिगांड इज फॉर अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। सारे हर किसी के साथ इंटरेक्शन शो नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेलुलर डोमेन। इंटरसेलुलर डोमेन ये इंटरनल मॉलिक्यूल जैसे कि एंजाइम्स है, साइटोस्केलेटन है, उनके साथ रोल प्ले करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये इनको सिग्नल मिलता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने तीन कंपोनेंट देख ली, एक जो सरफेस पर ट्रांसमेम्ब्रेन का काम कर रहा है, मतलब बाहर के सतह और अंदर की सतह दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, एक ऊपर के तौर पर प्रेजेंट है और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कंपोनेंट आ रहा है उसको कैप्चर कर रहा है, और एक नीचे के सतह पे प्रेजेंट है जो इंटरनल इन्वायरमेंट में साइटोसोल में एंजाइम वगैरह है उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से तीन डोमेन हमें दिखते हैं। किसमें ये तीन डोमेन हमें दिख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन में ये तीन डोमेन हमें दिखाई देते हैं। नाउ जो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू बी अकर, तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम देखने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। अभी हमने बात की है कि स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आयन पंप्स, चैनल्स, इन सब की बात हम करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट का फंक्शन अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़े रहिए विद साइंस ऑफ लाइफ।
बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड यस स्टडी स्मार्टली एंड स्टडी वेल। बी विद अस, ताकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल जब भी अपलोड हो इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू बी अकर इन द सेल मेम्ब्रेन। नेट सेट, गेट पेड, डीबीटी एंड फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस इट आउट। ओके क्लास, सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।